चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स ओके फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो आपका इसमें फिजिक्स है उसमें कुछ टॉपिक्स 11th के भी हैं, कुछ टॉपिक्स 12th के हैं। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल के अप, लेकिन 9-10 से थोड़ा सा एडवांस लेवल में। ओके, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसलिए इतना ज्यादा डीप नहीं होता है। ओके, और आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चंस आते हैं एज लाइक, जैसा कि सीईटी का आता है सेम आपका भी 10-10 क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी। तो हम फिजिक्स को जो भी बेसिक क्वेश्चन जहां से बनते हैं और जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, कम हो गया तो मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा क्या? देखो रैंक कम होने पे, देखो रैंक के बेस पे क्या होता है, एडमिशन जब होता है तो रैंक के बेसिस पे होता है। अगर कम रैंक हो गया तो ऑब्वियसली है ना कि पहले रैंक वालों को बुलाया जाएगा, और पहले रैंक वालों एडमिशन ले लिए तो आपके लिए सीट खाली नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सीट भी खाली कम होता है, तो इसीलिए आपको रैंक लाना पड़ेगा ठीक ठाक। अगर रैंक की बात करें तो, सॉरी सीट्स की बात करें कि कितने सीट्स हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में, स्टूडेंट आए उसका सीट नहीं दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी का कि कितने सीट्स हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में अगर टॉपिक नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट कि जितने भी चीजें जो भी चीज मतलब जो एग्जिस्ट करता है उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, तो हम उसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। और चूंकि ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा है, साइंस पढ़े होगे और 11th-12th पढ़ के आए होगे, चूंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी वही स्टूडेंट अपियर कर सकते हैं जिन्होंने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रहा है। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो बहुत कुछ आइडिया भी होगा। तो मैं ये सपोज करके चलूंगा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है। ओके, हाँ पेपर नहीं, बाकी लोग पढ़े हो ना, एक बार मैसेज करना कि सब लोग पढ़े हो, थोड़ा तो जानते होगे फिजिक्स या बिल्कुल नहीं जानते हो। किस लेवल से लेके चलो, बिल्कुल बेसिक या थोड़ा मॉडरेट लेके चलो, कमेंट करना, एक बार चैट में मैसेज डालना। अच्छा, सगुन को 80%, कॉन्ग्रेचुलेसन, बढ़िया। मैसेज करो किस लेवल से पढ़ाना है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फिजिक्स गायब है या कुछ आता है? अच्छा, लाइबा का स्टार्टिंग से बेसिक टू मॉडरेट। ओके, ओके, नहीं भेजा अभी दीप्ति? नहीं, कुछ नहीं भेजा भैया। ओके, बिल्कुल बेसिक से मुझे कुछ नहीं आता अनुपम। चलो कोशिश करता हूं, आ गया कि मैं कितना करना है, बस पेपर निकलवा देना। चलो कोई भी चीज है ना, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक चाहे कितना भी मॉडरेट पढ़ लो, एडवांस पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है अगर बेसिक ही नहीं आता है तो। ओके, तो बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक के दम पे तुम एडवांस और मॉडरेट सब कर सकते हो, अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेजरमेंट। यहाँ पे देख रहे होगे इमेज, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आम ही है ना, कोई भी फ्रूट्स है, आई थिंक आम ही है, पता नहीं या नारियल है, जो भी फ्रूट्स है उसको वेट किया जा रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ मेजरमेंट। ओके, पार्ट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे दूध वाला क्या कर रहा है, दूध दे रहा है, अब वो क्या दे रहा है, यहाँ पे वजन करके नहीं दे रहा है, लीटर में दे रहा है। तो डिफरेंट चीज का मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, लिक्विड के टर्म में अलग होता है, सॉलिड के टर्म में अलग होता है। तो हर एक चीज का मेजरमेंट करने का तरीका, जब आप टेलर के पास जाते हो, ओके, जब टेलर के पास जाते हो अपने कपड़ा सिलवाने के लिए, तो वो भी एक मेजरमेंट ही करता है। ओके, आपके बॉडी का लंबाई या जो भी कपड़ा सिला रहे, हाथ का लंबाई, कलाई का लंबाई, पैर का लंबाई, सब कुछ चेक करता है। ओके, ये भी एक मेजरमेंट है। आपको फीवर आ गया, और फीवर से क्या हो रहा है कि फीवर में आपको डॉक्टर थर्मामीटर, डॉक्टर क्या, थर्मामीटर एक नॉर्मल चीज है जो हर एक के घर में भी होता है, तो वो भी एक तरह का मेजरमेंट ही है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि हर एक कंडीशन में मेजरमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये क्या कर रहा है, मीन जो भी क्या बोलते हैं, दर्जी। ओके, ये क्या कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड दिस वन क्या, ये क्या हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब
अरे उसका भी एक लिमिट होता है टेम्परेचर का भी, कि आप थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर माप सकते हो, ओके। लेकिन अगर उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना हो तो उस केस में अलग से थर्मामीटर होता है, अलग टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास का ऐसी ऐप पे ही रहेगा, इसीलिए मैंने ऐप पे ही क्लास लिया हूँ कि ऐप पे ही आपका वीडियो रहेगा, ओके। तो नीड ऑफ मेजरमेंट इन द फिजिक्स, फिजिक्स में मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, ओके। अगर देखोगे कि फिजिक्स में मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, तो क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अब कभी भी फिजिक्स में किसी भी फेनोमेना के लिए हमें क्या होता है, किसी भी फेनोमेना के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, और एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। जनरली जैसे कोई भी चीजें मिलाते हो, पानी में कितना कोई भी केमिकल्स मिलाना है, तो वहां भी मेजरमेंट है कि 1 लीटर पानी में हमें 100 ग्राम कोई केमिकल्स मिलाना है, तो दैट विल बी आल्सो द मेजरमेंट, ओके। तो क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट required measurements and we measure several physical properties like length, okay। नॉर्मली जो अगर कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे लाइक लेंथ मेजर करते हो, तुम्हारा लंबाई कितना है, कोई 5 फीट के होगे, कोई 6 फीट के होगे, मास, किसी का मास कितना है, ओके। टाइम, घड़ी देखते हो कि अभी 4 बज रहा है, टाइम है, ऑल्सो एक मेजरमेंट है। एंड टेम्परेचर, प्रेशर, इटीसी, बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, ओके। कुछ एग्जांपल्स है, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज, जितने भी लॉ होते हैं या थ्योरी होते हैं, लॉज एंड थ्योरीज ऑल्सो नीड मेजर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। भेज रहा हूं ओके। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरी, जितने भी लॉ और थ्योरी होते हैं, ओके, ऑल्सो नीड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हर एक चीज का 2 तरह के प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। जैसे मोबाइल कितना स्ट्रांग है, अगर मान लो कि ये मोबाइल है और ये स्ट्रांग है, जैसे इसका क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका वेट कितना है, ये सारा क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर जो सेल लगा हुआ है उसमें कौन सा सेल है, ओके, दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज, कि सेल के अंदर कौन सा केमिकल्स यूज किया गया है, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा हो, बैटरी का लाइफ ज्यादा हो, दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज। बट इस मोबाइल के केस में देखूं तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका वेट क्या है, उसका थिकनेस क्या है, ओके। तो ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट किए जाते हैं, ओके। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दैट क्या है, दैट कैन बी measured and described by a number is called physical quantities, okay, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ अ पर्सन इज 65 kg, ओके। किसी पर्सन का मास कितना है, 65 kg, तो यहाँ पे एक नंबर में इंडिकेट किया गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल का लेंथ कुछ भी, उसे लेंथ मीटर में हो सकता है, ओके, सेंटीमीटर में हो सकता है, ओके। एरिया ऑफ द हॉल, तो ओवरऑल यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सारा यहाँ नंबर में क्लियरिटी हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ओके। टेम्परेचर ऑफ द रूम, जनरली रूम का टेम्परेचर, उसको भी क्या करते हैं कि नंबर में काउंट करते हैं, तो दैट विल बी आल्सो द फिजिकल क्वांटिटी, ओके। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, और इसका यूज इसीलिए है कि आपको जब डायमेंशंस की बात करोगे, जो आपने सुना होगा या थोड़ा सा पढ़ा होगा MLT के बारे में कि किसी का डायमेंशंस क्या है, वहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ओके। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे अगर बात करें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो okay, the physical quantities which do not depend on other physical quantities, which does not depend on the other physical quantities for their measurements as known as fundamental quantities, means कि उसको किसी से कोई मान लो कि लेंथ की अगर बात करें, ओके, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ का जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड होगा, क्या टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, तब भी लेंथ जो है वही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशंस में यही बोला गया है कि जो क्या हो कि डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज, ओके। तो उसका एग्जांपल है मास, किसी भी चीज का मास चेंज नहीं होता है, मास फिक्स होता है, बाकी ग्रेविटेशंस के अकॉर्डिंग उसका वेट डिफरेंट होता है, जो भी ग्रेविटेशंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। लेंथ क्या चेंज होगा, टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, टाइम जो है वो किसी के कारण चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर
टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो भी इसी कारण। तो इसीलिए जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, ये 4 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, एम, एल, टी और चौथा टेम्परेचर। ओके, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। नेक्स्ट टाइप डिराइव्ड है। अब दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब डिराइव्ड मींस क्या होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जब हम उसके निकालते हैं, दैट विल बी द डिराइव्ड क्वांटिटी। मींस समझना एक बार ध्यान से कि जो हम फंडामेंटल से निकालते हैं, जैसे मास, स्पीड, नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीड की बात करते हैं। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि स्पीड इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है और टाइम पे भी डिपेंडेंट है। क्यों कि अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू घट जाएगा। नॉर्मल है ना कि अगर ज्यादा टाइम लगता है, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमें जाना है, ओके, और यहाँ से यहाँ जाने में अगर हमें 5 मिनट लगता है तो स्पीड ज्यादा है। अगर 10 मिनट लगेगा तो स्पीड कम है। अगर 15 मिनट लगता है तो और स्पीड कम है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहा है कि टाइम पे डिपेंडेंट है। दूसरा डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है। ओके, कि अगर डिस्टेंस भी चेंज होता है, टाइम फिक्स है, तब भी वो क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, कि जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होता है, फंडामेंटल पे मतलब किसी पे डिपेंडेंट हो, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज टू मेजर क्या है, टू मेजर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल में दिया है एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, अब हर एक के केस में अलग अलग एरिया होता है, लेकिन एक नॉर्मल किसी एरिया की बात करो, जैसे हम एक रेक्टेंगल की एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है उसके L और B। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है इसका, L इंटू B। ओके, तो क्या हो गया, वन और मोर देन फंडामेंटल। तो ये वन, क्योंकि दोनों में लेंथ है तो लेंथ पे डिपेंडेंट है एरिया निकालने के लिए। ओके, सेम उसी तरह से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में क्या होता है, L इंटू B इंटू H। ओके, दैट विल बी ऑल्सो डिपेंडेंट। स्पीड मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वो क्या हो गया, वो भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फंडामेंटल यूज किया जा रहा है। ओके, यूनिट फॉर मेजरमेंट। अब क्या है, द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। ओके, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जो भी यूनिट मेजर यूज करते हैं, ओके, द स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ओके, तो ये डिफिनीशन नहीं पूछा जाने वाला है और ना ही हमें डिफिनीशन पढ़ने की जरूरत है। बाकी इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स को हमें समझना है। ओके, जैसे मीटर, मीटर क्या है, एक यूनिट है जिसमें हम किस चीज को मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। फुट भी क्या है, लेंथ का यूनिट है। इंच क्या है, ये भी लेंथ का यूनिट है। ओके, तो अलग अलग चीज यूनिट होता है एक ही चीज का। मीटर में भी फुट मेजर करते हैं, फुट में भी करते हैं, इंच में भी करते हैं फॉर द लेंथ। किलोग्राम, ओके, पाउंड भी करते हो फॉर द मास, केजी भी करते हैं, पाउंड भी करते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं मास को वेट करने के लिए। ओके, जैसे टाइम के लिए कई बार सेकेंड भी होता है। अब डिपेंड ऑन द सिचुएशंस कि हमें सेकेंड में काउंट करना है या मिनट में काउंट करना है या आवर में काउंट करना है। ओके, तो सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, उसको हम लोग टाइम के लिए। ओके, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है फॉरेनहाइट, केल्विन फॉर द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए नॉर्मली फॉरेनहाइट और केल्विन का यूज करते हैं। तो दैट इज द यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फॉर द मेजरमेंट। ओके, अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे वेल डिफाइंड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ओके, उसका साइज सुटेबल, ओके, रिप्रोड्यूसेबल, इनवेरिएबल, इसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम के पर्पज से। अब यूनिट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, नाम सुने होंगे, सीजीएस यूनिट,
एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट। तो कई बार आपके लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, इसका एमकेएस यूनिट क्या होगा, एफपीएस यूनिट क्या होगा और एसआई यूनिट क्या होगा। तो ये चारों यूनिट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हाँ पीडीएफ भेजूंगा। तो सीजीएस आपको इंपॉर्टेंट है। सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। तो लिखा हुआ है दिस सिस्टम इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, इसको फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया, नोन बाय गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको गॉसियन सिस्टम यूनिट बोला जाता है। ओके, तो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम एंड एस मतलब सेकेंड। ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसका, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट क्या था, मैंने क्या बोला था, मास, लेंथ। ओके, पहला मास और फिर लेंथ और तीसरा टाइम। तो ये 3 यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। तो मास के लिए क्या लिखा गया यहाँ पे, ग्राम, सी सेंटीमीटर किसके लिए हो गया, लेंथ के लिए, और एस हो गया सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए। तो सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, जो हम यूज करते हैं इसमें। गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट इसको बोला जाता है कि ये गॉसियन सिस्टम है जो कि फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब आता है दूसरा एमकेएस यूनिट। अब एमकेएस यूनिट का मतलब क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है यहाँ पे, एम मीन्स मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन्स सेकेंड। ओके, तो सीजीएस का मतलब क्या था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और यहाँ पे एमकेएस में है एम से मास होगा और मास को क्या बोलेंगे, सॉरी एम से मीटर और के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, तो इसलिए एमकेएस। अब तीसरा यूनिट है, अब ये मीटर किसके लिए है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ के लिए हो गया मीटर, ग्राम, मास के लिए किलोग्राम और सेकेंड किसके लिए हो गया, टाइम के लिए। ओके, तीसरा है एफपीएस यूनिट। ओके, तीसरा है एफपीएस। एफपीएस मींस फुट, पाउंड एंड सेकेंड, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ओके, तो ये कहां पे हुआ था, ये ब्रिटेन में आया था। ये नहीं पूछने वाला है कि कहां से आया था। ओके, इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है एफपीएस को। तो इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकेंड। हमने क्या देखा था, फुट किसके लिए होता है, तो हमने पहले भी देखा था, चाहे एमकेएस देख लो चाहे सीजीएस देख लो। तो सबसे पहला जो यूनिट था एम था, वो किसके लिए था, लेंथ के लिए। तो यहाँ फुट किसके लिए है, लेंथ के लिए, पाउंड किसके लिए है, वेट के लिए, मास के लिए, और एस किसके लिए है, सेकेंड के लिए है। तो चाहे कोई भी यूनिट है, चाहे एफपीएस है, एमकेएस है, कई बार ऐसा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि फुट किसके लिए है या पाउंड किसके लिए है, तो याद कर लेना कि जो सबसे पहला है, चाहे कोई भी से कंपेयर कर लेना, एमकेएस से कंपेयर करोगे तो एम में पहला क्या था, एम किसके लिए था, मीटर मींस लेंथ के लिए। तो यहाँ भी फुट, पाउंड में फुट किसके लिए होता है, लेंथ के लिए। नाम सुनोगे, फुट का, 2 फुट का आदमी है, 3 फुट का आदमी है, 5 फुट का आदमी है, फुट या फीट बोला जाता है। तो कई बार लोग फुट भी यूज करते हैं, फीट भी यूज करते हैं। ओके, तो ये होता है। तो फुट किसके लिए होता है, लेंथ के लिए, पाउंड किसके लिए, वेट के लिए, एंड सॉरी मास के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए। तो ये 3 तरह के यूनिट है जहां आप, जो आपको इंपोर्टेंट है और वहां से कई बार कन्वर्जेंस भी पूछे जाते हैं। ओके, कौन कौन से, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। ओके, क्लियर। अब दिक्कत क्या हो रहा था, कहीं पे कोई यूनिट यूज हो रहा है, कहीं पे कोई यूनिट हो जा रहा है। ओके, तो दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा था कि मान लो कि कोई इंडिया में है, अब इंडिया में कुछ और यूनिट चल रहा है। अब पहले क्या था कि जब बहुत सारे लोग जब इस तरह से वेट करने वाले सामान होते तो पत्थर से वजन करते थे। अभी भी बहुत जगह ना, जब फल उल खरीदने जाओगे ना, देखोगे पत्थर रखा रहेगा, बोलेगा ये 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का। ओके, तो इस तरह के भी सिस्टम यूज किए जाते थे, और लेकिन वो किसी न किसी से कंपेयर करके। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि किसी देश में कोई चल रहा है, किसी देश में कोई चल रहा है। तो जब इंटरनेशनल सिस्टम होने लगा, जब चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, तो ये प्रॉब्लम होने लगा कि कहीं का यूनिट कुछ है, कहीं का, तो कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा था। फिर इसीलिए एक मीटिंग बुलाया गया और एक ऐसा यूनिट तैयार किया गया जो सारे देश में लागू होना था। ओके, जिसको सारे देश में लागू किया गया, और उस यूनिट का नाम रखा गया एसआई यूनिट, मींस इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ओके, इंटरनेशनली, जैसे इंग्लिश को क्या बोला जाता है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कि चाहे किसी भी देश में चले जाओ इंग्लिश आपको बोला जाएगा। अदरवाइज क्या होता, मालूम चलो कि इंडिया का आदमी अमेरिका में चले गया, अब हिंदी बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इंग्लिश को क्या किया गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, तो सेम कंडीशंस यहाँ पे किसमें था, और भी चीजें में था, लाइक
वेट करने में। तो 1971 में इन 1971 a general conference on weight and measures held in the meeting decide a system of unit for the international usage. ओके 1971 मीन्स आजादी के बाद, 1947 में आजादी हुआ है, उसके बाद ये सिस्टम बना है 1971 में कि एक जनरल कॉन्फ्रेंस लाया गया और उसके बाद इसमें एक सिस्टम जनरेट किया गया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एब्रिविएटेड एज एसआई यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। ओके इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम इट्स फ्रेंच नेम, जो कि इसका नाम फ्रेंच से लिया गया, कोई मतलब नहीं है, बस हमें एसआई यूनिट समझना। ओके द एसआई कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके 7 फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसमें फंडामेंटल अभी तक हमने 4 पढ़ा था कि लेंथ, टेम्परेचर और मास, और क्या पढ़ा था, लेंथ, मास, टेम्परेचर और टाइम, यही 4 फंडामेंटल पढ़ा था। लेकिन एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल यूनिट्स लाए गए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मींस 9 यूनिट्स लाए गए एसआई के अंदर में। ओके और वो कौन कौन से है, तो ये देख लो कौन कौन से है, 5 लेंथ के लिए मीटर, ये एसआई यूनिट है, लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर, और उसको स्मॉल एम से हमेशा इंडिकेट करना है, स्मॉल एम से मीटर के लिए हमेशा स्मॉल एम से इंडिकेट होगा। मास के लिए क्या हो गया, किलोग्राम, और केजी से हमेशा इंडिकेट करेंगे। टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए हम कभी भी डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो एसआई यूनिट नहीं है। टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी जो लाइट का होता है, इंटेंसिटी दैट विल बी फॉर द कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल में या मोलिकुलर वेट, इसके लिए मोल यूज किया जाता है, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, MOL, मोल। ओके तो ये है आपका एसआई यूनिट। सेकेंड के लिए बहुत लोग SCC लिख देते हैं, दिस इज द नॉट एसआई यूनिट। सेकेंड के लिए हमेशा S लिखना है। ओके सेकेंड के लिए हमेशा S लिखना है, क्योंकि S और किसी का यूनिट नहीं होता है। ओके जो भी यूनिट यूज किया जा रहा है वो इंडिविजुअल होता है, और कई बार लोग ना ऐसा लगता है कि अगला को पता नहीं है और SCC लिख देते हैं, तो वो आपका गलत है ऐसा यूनिट, वहां पे नंबर आपका कट सकता है। ओके केल्विन में, टेम्परेचर में K लिखना है, और एम्पियर में A लिखना है, कैपिटल A लिखना है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्मॉल यूज किया जाता है और कौन सा कैपिटल यूज किया जाता है। ओके अब डिफिनीशन ऑफ द मीटर, मीटर का डेफिनेशन, तो हर एक चीज का ना एक डिफिनीशन होता है आपको, और मीटर का डिफिनीशन कहां से आएगा, तो किसी न किसी रेफरेंस से आएगा। ओके किसी न किसी रेफरेंस से ही आएगा कि मीटर का डिफिनीशन। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मीटर या व्हाट इज 1 मीटर, 1 मीटर क्या होता है, तो उस केस में क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सोच के एक बार देखना कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मीटर या व्हाट इज 1 मीटर। ओके तो वहां पे बहुत लोग कंफ्यूज है। तो हर एक जितना भी है ना, किसी न किसी रेफरेंस से लिया गया है। तो इसका रेफरेंस कहां से लिया गया है, तो मीटर का डिफिनीशन देखोगे, और मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, मींस कि जो लाइट जो पाथ ट्रेवल करता है उससे कंपेयर किया गया है, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम बहुत फैक्टर है, वैक्यूम फैक्टर इसीलिए है कि जब भी वैक्यूम में अगर नहीं होगा, कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आता है तो वहां पे क्या हो सकता है, स्पीड कम और ज्यादा हो सकता है। तो वैक्यूम है कि जो उसका एक्चुअल स्पीड है वही रहेगा, तो इसलिए हमेशा इसमें वैक्यूम की बात की जाती है। तो ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 बाय, काउंट कर लो कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकेंड, उसको हम लोग बोलते हैं मीटर। ओके द मीटर क्या है, मीटर मतलब 1 मीटर की बात कर रहा है। द मीटर इज द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, मतलब इतना सेकेंड में, 1 बटा इतना सेकेंड में लाइट जितना ट्रेवल करेगा दैट विल बी द 1 मीटर। ओके है खतरनाक। तो कई बार आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछता है तो ये पूछ सकता है कि जो लाइट, जो मीटर का डिफिनीशन है वो किससे कंपेयर करके लिया गया है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ओके या जो वैक्यूम में लाइट का जो ट्रेवल होता है उससे कंपेयर किया गया है, तो आपको ऑप्शंस उस अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द मीटर। सेम डिफिनीशन ऑफ अ किलोग्राम, कि किलोग्राम का डिफिनीशन क्या है, तो किलोग्राम का डिफिनीशन है कि अ किलोग्राम इज अ मास ऑफ अ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ अ प्लेटिनम रेडियम एलॉय। प्लेटिनम
इरिडियम एलॉय प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सेवरल नियर पेरिस, पेरिस में रखा गया है इसका। ओके, अब देखो, अब इसको मत समझो, समझाता हूं कि होता क्या है। अगर कोई भी चीज का रेफरेंस पॉइंट, मान लो कि अभी मार्केट में जितने भी मेजरमेंट जाते हो, एक स्टेशनरी के शॉप से स्केल लेके आ जाते हो, ठीक है, वो स्केल कहां से बना होगा? ओके, स्केल कहीं ना कहीं से तो बना होगा, वो रेफरेंस कहां से लिया गया होगा? ओके, तो मान लो उसके पास एक कोई फ्रेम होगा, उसके पास कोई फ्रेम होगा जिसमें वो क्या करता होगा कि उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग बार बार स्केल बनाता होगा, वो भी तो कहीं से लाया होगा, वो कहां से लाया होगा? ओके, तो ओवरऑल देखोगे तो जो एक बार जब इंटरनेशनल सिस्टम जब मीटिंग हुआ तो उसी केस में हर एक चीज का एक प्रोटोटाइप, जो भी चीज प्रोटोटाइप लाना था, अब जैसे 1 केजी वेट है तो 1 केजी वेट सेम चीजें है, किलोग्राम ही है, तो 1 केजी वेट किसका रहेगा? ओके, और वो उसके रेफरेंस से ही हमें लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या लिखा गया कि जब किलोग्राम का, जब इस तरह से जब डेफिनेशन, मतलब किलोग्राम के बारे में जब मीटिंग हुआ कि इसको ऐसा यूनिट रखना है, तो 1 किलो कितना होगा? तो 1 किलो कितना होगा कि एक सिलेंडर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया। ओके, जो कि कहां रखा गया है? प्रिजर्व किया गया है इंटरनेशनल ब्यूरो। इंटरनेशनल ब्यूरो जहां पे है वहां पे हर एक चीज प्रिजर्व किया गया है। ओके, जो भी चीजें है, जो भी चीजें मीन्स कि जितना भी वेट का चीजें है वो हर एक चीज को वेट की वहां पे प्रिजर्व किया गया है। अब उस वेट को रख के उसी के रेफरेंस से वेट बाहर निकल के आता है कि अगर हमें 1 किलो चेक करना है कि ये एक्चुअल में 1 किलो है या 1 केजी है या नहीं, तो मैं कहाँ चेक करूंगा? अगर हमें 1 केजी एक्चुअल 1 केजी चेक करना है कि अगर एकदम 100% वो 1 केजी होना चाहिए, तो हमें इंटरनेशनल, जो फ्रांस कहाँ पे, पेरिस जाके, और वो जो इंटरनेशनल सिस्टम में रखा हुआ है उससे कंपेयर करके देखोगे, अगर वो 100% मैच करता है तब आप मानोगे कि ये 100% एक्यूरेसी है। अदरवाइज मार्केट में जितने भी वेट मशीन है या जितने भी वेट करने वाले सामान है, सारे में एरर है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली है कि चाहे कितना भी मैच करा लोगे, वो थोड़ा ना थोड़ा, चाहे मिलीग्राम हो, नैनो हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा। ओके, तो जो एक्चुअल है वो कहाँ है? रखा हुआ है पेरिस में। बाकी मार्केट में जो भी है वो एक्चुअल डेटा नहीं दे रहा है, वो चाहे आपको मिलीग्राम में है, नैनोग्राम में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें एरर है। आप खुद सोच के देखो कि अगर 2 लाइन को बोला जाए कि बराबर खींचने के लिए, तब भी आप नहीं खींच पाओगे, थोड़ा सा माइनर आपको आगे पीछे होना ही होना है। ओके, तो इसीलिए तो इसको डिफिनेशन किलोग्राम, उसका जैसे एग्जांपल देखोगे तो ये रखा हुआ है। ओके, अब ये है वही जो किसका था, कौन सा था? प्लेटिनम इरिडियम का। तो ये प्लेटिनम इरिडियम यही है जो रखा हुआ है, किलोग्राम 1 केजी का है। अब इसको यहाँ पे रख दिया गया है। अब जब भी इसको कम, वहां से क्या होगा, जब मेजरमेंट करना होगा तो उससे रेफरेंस में एक बाहर निकलेगा और उससे मेजर करके मार्केट में निकाला जाएगा। ये आपको एक बार रिजर्व करके रखा गया है। ओके, और इसको इवन दो कि आप देख रहे हो कि 2 ग्लास के फिल्टर में रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको एक तो वैक्यूम में रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोरोजन आ जाए। अगर कोरोजन आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। नॉर्मली कोरोजन आना मतलब ह्यूमिडिटी आ जाना, उसमें जंग लगना, तो ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए उसको प्रॉपर वैक्यूम में रखा जाता है कि ताकि कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं हो, नेचर का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़े, जिसके कारण से उसके वेट में अप एंड डाउन हो। ओके, तो ये होता है क्या? प्रोटोटाइप ऑफ सिलेंडर। तो ये हर एक केस में जितने भी जो चीजें हैं उसका हर एक का प्रोटोटाइप रखा हुआ है। ओके, डिफिनेशन ऑफ, अब आते हैं डिफिनेशन ऑफ सेकंड। बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है? पहले कमेंट करो, मैं बोले जा रहा हूं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं लेक्चर सुनते सुनते सो गए हो। लाइबा, अनुभव और कौन था? सगुन। ओके, लाइबा कहाँ हो तुम? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा से। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पहले बेसिक समझ लो, क्वेश्चंस आता है कहाँ से वो भी डिस्कस करूंगा। बेसिक चीजें समझ लो, क्योंकि यूनिट डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो बेसिक पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है पढ़े हो 11th में या नहीं पढ़े हो, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है, हर एक जगह पढ़ाया जाता है। ओके, अब सेकेंड है, तो सेकेंड का रेफरेंस कहाँ लिया गया है? सेकेंड का लिया गया 1 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय, ये जो भी डेटा है, ऑसिलेशंस ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सेजियम 133 एटम। ओके, अब इससे रेफरेंस लेके सेकंड का डेफिनेशन निकाला गया है। इससे कुछ नहीं पूछने वाला है।
टू सप्लीमेंट्री यूज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, जैसे रेडियन। ओके, रेडियन का यूज हम क्यों करते हैं? रेडियन का यूज यहाँ पे देख रहे हो कि इसको यूज करने के लिए रेडियन का यूज किया गया। नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए डिग्री का यूज करते हैं। ओके, कोई भी एंगल निकालने के लिए हम लोग डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री आपका SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट आपका रेडियन है। तो आपको एग्जाम में कन्वर्जन पूछ सकता है कि डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। ओके, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करो। मान लो कि यहाँ पे लिखा गया कि ये 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, ये जो थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एंगल दैट विल बी द 1 रेडियन। कोई जानता है डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन? ओके, अगर कोई स्टूडेंट जानता हो डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन, किसी को आता है तो मैं पूछूंगा रेडियन, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको एंगल थीटा में देगा और आंसर आपको रेडियन में पूछ लेगा, तो उस समय आपको आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि क्या है 4 एग्जाम्पल अब मैं बताता हूं डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। चलो, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन या रेडियन टू डिग्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है, जनरली याद रख लेना या लिख लेना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये याद रख लेना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब मान लो कि तुम्हारा एंगल निकल के आ गया 30 डिग्री। ओके, तुमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया और 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री अगर आ गया तो उसका कितना रेडियन होगा, निकाल के थोड़ा बताना। सब लोग सॉल्व करो। देखो क्या होता है, अगर हमने क्या बताया था कि हमें पता है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, या 180 डिग्री इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 180 डिग्री किसके बराबर है, हमें पूछा क्या जा रहा है, रेडियन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। इतना तो पढ़े होगे कि अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 नीचे चला जाएगा और पाई बाई 180 रेडियन हो गया। अब मैंने क्या पूछा कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, तो उस केस में क्या करते हैं, पाई बाई 180 इंटू 30, ये 30 उधर मल्टीपल हो जाएगा, इतना रेडियन, और रेडियन मल्टीपल हो 30 कट जाएगा, 36 जा 180 और आंसर विल बी पाई बाई 6 रेडियन। अगर इससे ज्यादा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ऑप्शंस पाई में पूछ रहा है तो ठीक है, अगर पाई में नहीं पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और डिवाइड बाय 6, तो 6 क्या हो जाएगा, 1/6 ही हो जाएगा, मींस 22 डिवाइड बाय 42, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.52 कुछ भी आ जाएगा, तो आंसर विल बी 0.52 या क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। क्लियर? तो इसको बोलते हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। ओके, और रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, 2D एंगल है, नॉट 3D, 2D एंगल है। ओके, तो रेडियन का यूज हम कब करते हैं, जब 2D का एंगल के लिए उसका ऐसा यूनिट रेडियन है। ओके, दूसरा अब आता है सॉलिड एंगल। दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो हो गया कि 2D, अब तीसरा नेक्स्ट है सॉलिड के केस में, कि अगर कोई भी सॉलिड है, जैसे कोन है, तो कोन क्या होता है, कोन तो सॉलिड है, उस केस में एंगल क्या होगा, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ओके, उस केस में क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन, और इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। उसका पता होना चाहिए कि स्टेरेडियन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसको ओम से, इसको ओम बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, ओम, तो ओम इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ थीटा और यहाँ ओम, ओम यहाँ पे क्या है, ये, तो सॉलिड एंगल को हम यहाँ पे ओम से इंडिकेट करते हैं। अब ऐसा यूनिट लिखने का रूल्स आई थिंक पता होगा, इतना तो पता होगा कि कभी भी हमें अगर ऐसा यूनिट लिखना है तो उसका लेटर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखते हैं, चाहे वो उसका साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। जैसे न्यूटन का हमें लिखना है तो वहां पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये स्मॉल लेटर में ही ऐसा यूनिट को लिखा जाता है। इतना अभी ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है, इसलिए हमें मैटर नहीं करता।
चलिए इसे पीडीएफ है, आप लोग देख लीजिएगा। रूल्स ऑफ एसआई यूनिट, ओके। ओके, कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखना है, लाइक जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ टर्म्स है हमें पता होना चाहिए। जैसे डेसी, डेसीमीटर मींस क्या होता है 10, 10 टू द पावर -1 को हम डेसीमीटर बोलते हैं। सेंटीमीटर में क्या होता है 100, एक तो 100 मींस 10 टू द पावर -2। मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3। माइक्रो में 10 टू द पावर -6 होता है। नैनो में 10 टू द पावर -9 होता है। पीको में 10 टू द पावर -12 होता है। ओके, तो ये माइनस के केस में है, ये प्लस के केस में। ज्यादातर आपको माइनस के केस वाला यूज होता है, और कई बार कुछ कुछ जैसे गीगा यूज होता है। गीगा का क्या होता है 10 टू द पावर 9। मेगा, मेगा आप लोग नॉर्मल लाइफ में सुनते होंगे, मेगावाट, इतना मेगावाट का बिजली प्रोड्यूस हो रहा है इस पावर प्लांट से। तो मेगा मींस क्या होता है, मेगावाट मींस मेगा से 10 टू द पावर 6। ओके, तो जब भी बोला जाए कि यहाँ पे 2000 मेगावाट का यूनिट लगा है, तो 2000 वाट ने 2000 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट, जब मेगावाट हो गया तो ये टर्म आता है। किलो का पता ही है कि किलो में 10 टू द पावर 3 होता है। हेक्टो, डेका। ओके, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चीज पता होना चाहिए, लाइट ईयर क्या होता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज लाइट ईयर, या लाइट ईयर किसका यूनिट है। ओके, लाइट ईयर किसका यूनिट है। कोई अभी तक पढ़े होगे तो कोई बता सकते हो क्या लाइट ईयर किसका यूनिट है। अभी तक कोई पढ़े हो या लाइट ईयर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका यूनिट है, ईयर का, टाइम का, डिस्टेंस का, या वेट का। कोई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम, डिस्टेंस, ओके, वेट। धनंजय का आंसर है टाइम, लाइट ईयर। और कोई, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, क्या है लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर है कि इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। क्या है, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का। क्या होता है 1 लाइट ईयर, कि एक साल में इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, दैट विल बी द लाइट ईयर। ओके, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, लाइट ईयर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड लाइट ईयर से क्वेश्चंस में कुछ नहीं ऐसा पूछा जाएगा, दो ही चीज पूछा जाएगा, आइदर 1 लाइट ईयर की जो इक्वल टू क्या होता है, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर कभी भी टाइम का यूनिट मत मार देना, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, ध्यान से। ओके, सेम पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बहुत छोटा ही दिख रहा है तो मेरे को। अच्छा, मैं बता देता हूं बाकी पीडीएफ में आपको। पार्सेक क्या है, डिस्टेंस एट विच, पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट है, एट विच आर्क एयू सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 1। छोड़ो, पार्सेक बस डिस्टेंस का यूनिट है। अब रियल लाइफ में कुछ यूनिट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मेट्रिक टन। जनरली जब भी सरिया खरीदने जाते हो तो वहां पे केजी में तो सरिया खरीदोगे नहीं, जो घर बनाने के लिए सरिया होता है, या देखते हो कि कोई ब्रिज बन रहा है तो वहां पे इतना सारा सरिया यूज हो रहा है। ओके, तो उस केस में जिसको स्टील बार्स बोलते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे टन में सामान लेते हैं, टन या मेट्रिक टन में। तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 kg। ओके, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। वही अगर कोई अनाज लेना है या कोई किसान सामान बेच रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि केजी में बेचता है, वो कुंटल में बेचा जाता है। अगर किसी को, आप किसान से बिलोंग करते हो, किसान फैमिली से, तो आपको पता चलेगा कि जब भी किसान अगर कोई सामान बेचता है तो वहां पे मतलब
है तो छोटा यूनिट केजी, लेकिन केजी को ही मल्टीपल टाइम्स करके उसको बड़ा कर दिया गया है ताकि कंपेयर करने में आसान हो जाए। ओके, तो इसलिए उसको कुंटल में किया जाता है कि 1 कुंटल इज इक्वल टू कितना है 1000 केजी। ओके, 1 कुंटल इज इक्वल टू 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 केजी होता है। ओके, और एक टन में कितना कुंटल होता है 10 कुंटल। अब याद तो रहेगा नहीं, मैं तो बोल दिया तो मैं समझ में नहीं आएगा। 1 टन में 10 कुंटल होता है और 1 कुंटल में कितना केजी है 100 केजी। मैंने क्या बोला, 1 टन में 10 क्विंटल, क्या है 1 टन में 10 कुंटल, और 1 कुंटल में कितना होता है 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 10 कुंटल में कितना केजी हो जाएगा 10 इंटू 100, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 केजी। तो 1 टन में 1000 केजी, चाहे उसको मेट्रिक टन बोला जाए या नॉर्मल टन भी बोला जाता है, वो 1000 केजी के बराबर होता है। ओके, 1 टन में कितना केजी 1 टन में 1000 केजी होता है। ओके, पाउंड न्यू बॉर्न बेबी का जब देखोगे ना तो उसमें पाउंड में भी लिखा होता है कि 1 पाउंड जनरली कितना 0.45 केजी। जैसे एफपीएस यूनिट में मैंने बताया था फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट किसके लिए था, मीटर के लिए, पाउंड वेट के लिए, और इसके जैसे और भी यूनिट्स है, जरूरी नहीं कि इतना ही यूनिट्स है। जैसे आप सोना खरीदने जाते हो तो उसमें क्या बोलते हो, केजी में चाहिए, पाउंड में चाहिए, क्या चाहिए। सोना खरीदने जाते हो तो कौन से यूनिट का यूज करते हो, बोलते हो हमें भरी चाहिए, उसको बोलते हो भरी, 1 भरी, 2 भरी, 3 भरी। ओके, या जब शादी लगन होता है तो उसमें भी बोला जाता है कि लड़की वाले लड़के वाले को कि इतना भरी हमें सोना चाहिए। ओके, या कैरेट, कैरेट अलग चीज है, कैरेट अलग चीज है, वेट में कैरेट नहीं होता। कैरेट मीन्स होता है क्वांटिटी, उसमें गोल्ड का क्वांटिटी कितना होगा और कॉपर का क्वांटिटी कितना होगा, दैट विल बी द अलग चीज है। ओके ओके, मैं आपको इसका बताता हूँ कि होता क्या है। जब भी सोना, जैसे सोना का रेट आप देखते होगे, सोना का रेट आप देखते हो कितना चल रहा है, अगर कभी सुनते हो कि 70,000 का भरी चल रहा है या 70,000 अभी सोना का रेट चल रहा है, तो वो रेट होता है 1 भरी के लिए, और 1 भरी इक्वल टू होता है 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम का वेट बताया जाता है। तो सोना को 10 ग्राम से ही कंपेयर किया जाता है। तो जब भी आप चाहे न्यूज़पेपर में देख रहे हो, चाहे न्यूज में देख रहे हो कि 1 भरी, वो 24 कैरेट का रेट बताया जाता है कि 24 कैरेट जो 100% सोना होता है उसका रेट आपको बताया जाता है कि अभी 70,000, 70 के मान लो कि 70,000 पर 10 ग्राम का रेट हर एक जगह बताया जाता है। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड कि 10 ग्राम का वेट 70,000 है। ओके, अब वो रेट ऐसा नहीं कि वहां पे 1 केजी का, अब 1 केजी का है तो आप कंपेयर कर लो अपना, लेकिन जनरल केस यही है। ओके, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपोर्टेंट, मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैं स्किप भी कर रहा हूँ। ओके, यूनिट ऑफ डायमेंशंस में इसलिए पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए वो कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब है स्लग। स्लग आपसे नहीं पूछा जाने वाला, चंद्रशेखर लिमिट। अब आते हैं यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट एंड उसका डायमेंशंस। ये आपको इंपोर्टेंट है और यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। ये 3 फंडामेंटल यूनिट ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, लेंथ, मास और टाइम, दैट विल बी द फंडामेंटल यूनिट। और आप तीनों पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है, मैंने क्या बताया, फंडामेंटल यूनिट हमें अभी 3 चीज की बात करेंगे। मास, तो मास के लिए हम फंडामेंटल यूनिट हमेशा यूज करेंगे m। ओके, दूसरा लेंथ l, और टाइम के लिए t। सबको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ध्यान रखना जो बड़े ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे। अब ये यूज क्या होता है इसका वो समझना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशंस, इसको बोलते हैं हम डायमेंशन। ये यूनिट है और इसको बोलते हैं डायमेंशंस। ओके, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डायमेंस कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या होगा। तो उस केस में हम, अच्छा पाउंड वाला एक बार और बता दें, पहले इसको कर लेते हैं फिर पाउंड वाला एक बार और डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, या चलो पाउंड वाला ही कर देते हैं।
देखो पाउंड के केस में क्या होता है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 केजी है। तो ओके, तो ये कंपेयर है कि जब भी 1 पाउंड, अगर मान लो कि तुमको पाउंड बता दिया, अब किसी दिमाग में लगाओगे कि कितना कंपेयर हो सकता है वेट। ओके, तो जनरली क्या होता है कि कंपेयर करने के लिए तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 केजी मींस अप्रोक्स हाफ केजी के आसपास होता है। ओके, तो 1 पाउंड 1 केजी के बराबर नहीं हुआ, 1 पाउंड हाफ केजी से भी कम है, तो वे कंपेयर करने के लिए है। बाकी चूंकि वजन कम होता है ना, तो वहां पे हम, अब जैसे सोना कौन 1 केजी में खरीदता है? सोना जनरली क्या है, अंबानी जैसे फैमिली, अडानी जैसे फैमिली या बहुत जो अमीर होंगे वो लोग 1 केजी में खरीदेंगे। बाकी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी के पास 5 लाख का बजट है, किसी का 4 लाख का बजट है, किसी का 10 लाख का बजट है, तो उसी के अकॉर्डिंग खरीदेगा। अगर सोना 1 केजी खरीदना है तो उसको 80 लाख रुपए चाहिए। अब जिसके पास जो करोड़पति होगा वही सोना 1 करोड़ का खरीदेगा, 80 लाख का खरीदेगा, तब उसके पास 1 केजी सोना मिलेगा। तो नॉर्मली अगर जनरल कंडीशंस में कि सोना का वेट क्या होता है, लोग 70,000 एक, मतलब अगर किसी के पास 70,000 है, एक अंगूठी खरीदने जाते हो तो 50-60 हजार का आ जाता है अंगूठी। नॉर्मली अगर सोना के केस में अगर एक भरी का अंगूठी खरीद रहे हो, 10 ग्राम का अंगूठी खरीद रहे हो, तो वो 70-80 1.5 लाख का आता है। तो इसीलिए उसको कंपेयर किया गया है कि छोटा चीज से जो जिस हिसाब से लोग यूज कर रहा है उसी हिसाब से कंपेयर किया जाता है। ओके, तो ये है। अब हम क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट और डायमेंशंस काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से, अदरवाइज यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब क्या है डायमेंशंस? अब डायमेंशंस की अगर बात करूं तो जनरली मास का डायमेंशंस क्या होगा? m। ओके, मास को हम m लिखते हैं, l लेंथ को l लिखते हैं डायमेंशंस के केस में, कैपिटल L, और टाइम को t लिखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड? व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? क्या पर है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस को अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और मीटर क्या है? लेंथ। L मींस यहाँ पे लेंथ, तो डिस्टेंस ओवरऑल क्या हो गया? लेंथ, और नीचे टाइम का t। तो टाइम को कभी भी हम t लिखेंगे डायमेंशंस के केस में, यहाँ ऐसा यूनिट नहीं लिखा जा रहा है। टाइम का डायमेंशंस क्या है? t, और डिस्टेंस का डायमेंशंस है l। तो जब भी हम डायमेंशंस लिखते हैं, चाहे किसी भी केस में हम डायमेंशंस लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? बड़ी ब्रैकेट m l t। ठीक है, डायमेंशंस कब भी लिखेंगे तो हमेशा हम m l t का वैल्यू मेंशंस करेंगे। अब m का वैल्यू कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, l का वैल्यू कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, t का वैल्यू कितना होगा। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे इस कंडीशंस में एग्जांपल देखोगे, फॉर एग्जांपल स्पीड के लिए, तो क्या डिस्टेंस और टाइम में मास आ रहा है क्या? नहीं। पूरे स्पीड के केस में दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं, दो ही फंडामेंटल यूनिट आ रहे हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस और टाइम। वहां पे मास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मास का वैल्यू क्या है? 0। लेंथ है, हाँ बिल्कुल है, लेंथ कितना है? 1। टाइम कितना है? 1। अगर यही टाइम स्क्वायर हो जाता तो 2 वैल्यू हो जाता, लेंथ का स्क्वायर हो जाता तो 2 वैल्यू हो जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका अगर डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस फॉर स्पीड के केस में, स्पीड के केस में अगर हम डायमेंशंस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? m0, l1 और t1। 1 क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यूज किया गया है, वहां डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं यूज किया गया। ओके, टाइम का स्क्वायर नहीं यूज किया गया। जब मान लो कि कोई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस क्या हो गया कि मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ओके, और सेकेंड स्क्वायर सेकेंड टाइम का यूनिट है लेकिन स्क्वायर है, तो 2 बार t हो जाएगा, तो वहां पे t के पावर 2 आ जाएगा। ओके, m0 l1 t1। हाँ ठीक है, तो ये हो गया स्पीड के केस में। अब इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि हमें अगर कोई चीज पूछा जाए तो उसका फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी का क्या होगा, कोई बता सकता है? वेलोसिटी के केस में कि वेलोसिटी का, सॉरी, हाँ t माइनस में होगा, t नीचे है, मैं भूल गया, सॉरी, t माइनस में होगा। क्यों? t नीचे है तो t माइनस में होगा। m 0 है, l ऊपर है और t नीचे है, तो जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। ओके, जब भी t को हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या होता है? माइनस में हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अदर लेके चलते हैं, जैसे मान के मैं चलता हूं
एक्सेलरेशन, सॉरी मैं पहले उससे पहले एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी कर लेते हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहने का क्या मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होगा, अगर सॉरी उसका डायमेंशंस क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, और डायमेंशंस क्या हो जाएगा इसका? मीटर का एल, और नीचे का डायमेंशंस क्या हो जाएगा? टी। ओके, तो इस केस में भी क्या है? मास नहीं है, और सेम जैसा वेलोसिटी था वहां पे सेम उसमें भी वही है, तो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? m0, L ऊपर है तो 1 और T पर पावर -1 क्योंकि T नीचे है। ओके, क्लियर? अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है या एक्सेलरेशन का डेफिनेशंस पता है तो क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? ओके, धनंजय एक्सेलरेशन का बता रहा है m0 L1 T-2। ठीक है, देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मींस एक्सेलरेशन के केस में नॉर्मल रियल लाइफ में देखना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, 2 व्हीलर जो भी है चलाते हो, सब में क्या करते हो? एक्सेलेटर लेते हो। सब गाड़ी में एक्सेलेटर लगा हुआ है। ओके, हर एक गाड़ी में एक्सेलेटर लगा हुआ है। अब उस एक्सेलेटर का यूज क्यों करते हो? स्पीड को बढ़ाने के लिए। ओके, गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलेटर का यूज करते हो कि चल रहा है अचानक से एक्सेलेटर दिए, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑलरेडी था, गाड़ी के अंदर वेलोसिटी था, उसका रेट बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कि जहां पे अगर मान लो कि 60 के स्पीड से चल रहे हो, ओके, तो कहीं जाने में जो टाइम लगेगा, अगर 80 से स्पीड कर दिए तो क्या हो गया कि वहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी बढ़ गया। तो सिंपल क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कम भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू डी एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, या उसका ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक्सेलेटर खूब ले लिए तो गाड़ी खूब तेजी से चलने लगा, मींस वेलोसिटी गाड़ी का काफी तेज हो गया। ओके, तो इसलिए उसका डिफिनेशन में ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या हो गया कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप 11th 12th में पढ़े हो तो dv अपॉन dt होता है इसका फॉर्मूला। ओके, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन इतना डीप हम नहीं जाते हैं, नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मैंने अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले वेलोसिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिवाइड बाय टाइम। हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का हमने क्या लिखा फिर फॉर्मूला कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टाइम। अब फिर इसको इक्वल करो तो इसको सॉल्व करोगे तो डी और ये टी क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस यूनिट क्या हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। टाइम स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। मींस हमें एक्सेलरेशन का यूनिट पता चल गया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका अगर हमें डायमेंशंस निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे मास तो है नहीं, तो इस केस में मास यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। एल का वैल्यू कितना है? मीटर है यहाँ पे, तो एल का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी सेकेंड स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ml t-2। तो दिस इज द डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो बोलो, बैठना नहीं है। धनंजय, सगुन, लाइबा, नो। क्लियर?
अच्छा, रिपीट वंस मोर, बहुत दर्दनाक होता है जब बोलता है ना कोई रिपीट करने के लिए, इतना हिम्मत लगा के बताओ। इसमें से आपको क्वेश्चंस यही आएगा कि व्हाट इज द ऑप्शंस पूछ देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा कि इसमें से मान लो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशंस कौन सा है, और 4 ऑप्शंस रहेगा, चारों 4 तरह का रहेगा, किसी में 1 रहेगा, किसी में -2 रहेगा, कुछ में कुछ रहेगा, एक आंसर करेक्ट होगा और वो आपको टिक करना है। ओके, हाँ बिल्कुल, ये जो इसलिए मैं टॉपिक जो इंपोर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। जैसे डायमेंशंस इंपोर्टेंट है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल समझा रहा हूँ कि ताकि डायमेंशन से कोई मिस्टेक नहीं हो। देखो, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं फिर से बताता हूँ कि एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, कि अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कि डायमेंशंस क्या होगा एक्सेलरेशन का, तो आपको एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है, और जो कि आपने 9th में पढ़ा था। अब अगर तुम 9th में नहीं पढ़े हो तो उस केस में फिर दिक्कत है। ओके, अब अगर 9th में एक्सेलरेशन ने पढ़े हो, वेलोसिटी ने पढ़े हो, तो वो फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर रिवाइज कर लो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फॉर्मूला बोलोगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, 3 चीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is known as speed, rate of change of displacement is known as velocity, rate of change of velocity is known as acceleration. ओके, और rate of change of acceleration is known as jerk. ओके, अगर बार बार एक्सीलरेटर ऊपर नीचे करोगे तो क्या हो जाता है, झटका लगता है, गाड़ी आगे पीछे आके, तो उसको जर्क बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और दैट विल बी नोन एज द जर्क। ओके, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म है जर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क बोला जाता है। तो 4 तरह के रेट होते हैं। रेट मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो गाड़ी का कुछ स्पीड होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो दैट विल बी द वेलोसिटी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो दैट विल बी द एक्सेलरेशन। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आगे पीछे हो रहा है तो दैट विल बी द जर्क। ओके, तो ये 4 तरह के जो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में टर्म्स है, तो आप समझ लोगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ होता है कि कोई गाड़ी के पास कोई वेलोसिटी है, कोई स्पीड है, और उस स्पीड को कम और ज्यादा करना है तो हम एक्सेलरेटर लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के कम और ज्यादा करने को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेस अपॉन टाइम, अब बटा टाइम था, टाइम लिख मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि टी नीचे आ जाएगा, डी अपॉन टी स्क्वायर। डी किसका यूनिट था, डी क्या मैंने किसके लिए लिखा है, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। टी का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आ गया। मीटर, अब यहाँ पे मास तो है नहीं तो इसीलिए क्या हो गया, मास के केस में 0, एल यहाँ पे कितना है, मीटर 1 ही है तो इसलिए 1 हो गया। सेकेंड स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर होगा, चूंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -2 हो गया। क्लियर, अब समझ में आया। कोई फोर्स का निकाल के बता सकता है, व्हाट विल बी द फोर्स का डायमेंशंस, फोर्स का डायमेंशंस क्या होगा। फोर्स का डायमेंशंस क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है यूनिट, मास का हमें पता है m ही होता है, और एक्सेलरेशन का हमें पता, मास का क्या होता है kg, एंड एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही निकाला था L0 इसका है t-2। देखो मास का क्या हुआ है, मास के केस में हमें पता है कि मास का यूनिट kg होता है। एक्सेलरेशन का अभी हमने पिछले स्लाइड में ही निकाला था कि क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फोर्स का यूनिट। ओके, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर डायमेंशंस निकालोगे तो kg का डायमेंशंस क्या होता है, kg किसका यूनिट है, मास का। और मास के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मास के लिए हमने यहाँ पे क्या बताया था कि हम डायमेंशंस में क्या लिखते हैं, डायमेंशंस में m लिखते हैं। तो मास के लिए यहाँ पे डायमेंशंस में क्या लिखेंगे, ओके, मास के लिए डायमेंशंस में क्या लिखेंगे, m। ओके, अब दूसरा क्या है, मीटर। मीटर क्या होता है, लेंथ। लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, l, तो हो जाएगा l। ओके,
टाइम क्या है, नीचे है, और टाइम कितना है, स्क्वायर में है, तो t पर पावर 2 ऊपर है तो माइनस हो जाएगा t पर पावर -2, तो m1 L1 t पर पावर -2। ओके, तो दिस विल बी द डायमेंशंस। ओके, लाइवा L 0 नहीं होगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर टाइम लेंथ है और लेंथ का यूनिट यहाँ पे लेंथ है तो इसलिए L 1 होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब आप लोग बताओ, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं, आई थिंक अगर समझ में आया होगा तो मुझे पता है सगुन और धनंजय तो बता देगा, 2 लोग का डाउट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस क्या होगा? देखो, जिससे नहीं समझ में आ रहा है, डायमेंशंस में मैंने क्या बोला है, एकदम आंख मूंद के ये समझ लो कि हमें क्या लिखना है, m लिखना है, l लिखना है, t लिखना है, ठीक है। इस पे पावर x y और z मान लो। ओके, x y z पावर लिखना है। तो इसको अभी तक नहीं समझ में आया, मैं पूछता हूं, अभी रुक जाओ। तो क्या करना है, x के पावर x y z जो समझ में आए, जो मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का। m किसके लिए है, m है मास के लिए। तो जब भी फार्मूला में मास का यूज होगा तो हम वहां पे m का वैल्यू 1 लिख देंगे। अगर मास का स्क्वायर हो जाएगा तो m पर पावर 2 लिख देंगे। अगर मास का वैल्यू ही नहीं होगा तो m पर पावर 0 लिख देंगे। ओके, l के केस में क्या है, मैंने बोला है l लेंथ होता है, और लेंथ किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए। तो अगर डिस्टेंस का कोई भी वहां पे है यूनिट, लाइक कि अगर मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू है। अगर डिस्टेंस 1 है, मान लो कि मीटर है, तो मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, तो मीटर होगा तो L 1 हो जाएगा। अगर मीटर स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर का क्यू है तो L पर पावर 3 हो जाएगा। T के केस में क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो अगर पूरे फार्मूले में सेकेंड मींस, अगर पूरे फार्मूले में कहीं सेकेंड का यूज किया गया, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो s का स्क्वायर है तो s है, 2 बार है स्क्वायर है तो 2 कर देंगे। नीचे होगा, अगर मान लो कि ये क्या है, ओके, अगर मान लो कि सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो हम क्या लिखते हैं, एक लाइन में लिखते हैं, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t पर पावर -2। ओके, अगर नीचे ही होता, मान लो कि हमें एक्सलेशन का लिखना होता कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, m0 L1 और t पर पावर 2, नीचे ऐसे लिखते हैं। और t के पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक है ना, उसके पीछे माइनस लग जाएगा, तो सेम कंसेप्ट यूज होगा। ओके, तो जब भी हमें डायमेंशंस पूछा जाएगा तो हम बस फार्मूला में चेक करेंगे और उसको बैठा देंगे। अब जैसे मैंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है। ओके, कि 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2, मान लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ओके, यहां से यहां के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस क्या हो जाएगा, मीटर, और मीटर मींस L, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, केवल तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या मास है, क्या डिस्प्लेसमेंट में मास है, नहीं। टाइम है, बिल्कुल नहीं। ओके, टाइम भी नहीं है। क्या डिस्टेंस है, तो हाँ डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कि मास नहीं है तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मास तो है नहीं। दूसरा पूछ रहा है लेंथ, तो लेंथ है, बिल्कुल है। डिस्टेंस है तो लेंथ है, तो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 1। क्या टाइम है इस डिस्प्लेसमेंट में, नहीं, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो m0 L1 t0, तो ये हो गया यूनिट किसका, सॉरी डायमेंशन किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट का। ओके, चलो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस क्या होगा। सो पक्का आ रहा है समझ में कि नहीं, नेक्स्ट पूछूं। ओके, चलो एक लास्ट डायमेंशंस बताओ, और सबको बताना है, एरिया का डायमेंशंस क्या होगा, एरिया का डायमेंशंस, व्हाट विल बी द डायमेंशंस फॉर एरिया। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है एरिया, वो समझ लो रेक्टेंगल का एरिया। अगर जिसको एरिया नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डायमेंशंस क्या होगा। ओके, तो इस तरह से और भी डायमेंशंस है, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेजा है,
तो आपको डायमेंशंस निकालने के लिए आपको एक चीज समझ में आया होगा कि आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। चाहे जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा एरिया का, यही अगर आपको वॉल्यूम का पूछ ले तो, अगर आपको वॉल्यूम का पूछ ले तो क्या करोगे, वॉल्यूम के केस में क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। केवल क्या होता है कि जो लेंथ है वो क्या होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, बाकी m0 t0 L के पावर 3 हो जाएगा। ओके, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का, हाँ तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए, जो कि आपने क्लास 8, 9, 10th में पढ़ा है। आप 11th आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो वो सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी जब मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने चले जाऊं तो मैं समझ रहे हो कि मुझे 9th में जाना पड़ेगा वापस, और फिर मैं वहां से सारा फॉर्मूला बताऊंगा, फिर जाके डायमेंशंस बताऊंगा। हाँ मैं रिवाइज कराऊंगा, मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा उस लेवल से, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे कि जितने भी, मैं अभी एक ग्रुप में फॉर्मूलाज भेज देता हूं, आप वो फॉर्मूला सब लोग देख लेना और उसका डायमेंशंस निकाल लेना। जो भी मोशन से रिलेटेड डायमेंशंस है उसका फॉर्मूला जरूर देख लेना और आप लोग ट्राई कर लेना। बाकी में जब टेस्ट होगा तो मैं पूछूंगा, और इवन तो हो सकता है कि क्लास में भी पूछ लूं। ओके, सारे फॉर्मूला हाँ कर लेना। इंपोर्टेंट देखो यूनिट डायमेंशंस में ना, इंपोर्टेंट यूनिट और डायमेंशंस दोनों है। ये जो चैप्टर है यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस, तो मेजरमेंट से इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके डायमेंशंस के और यूनिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट है, जो डिराइव्ड यूनिट है, उसके आपके फंडामेंटल यूनिट के तो डायमेंशन सब में बाकी 0 होगा, जो होगा एक ही वैल्यू आएगा। बाकी डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए कि डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर से आपको केवल यूनिट और डायमेंशंस पूछा जाएगा। अब वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो इसीलिए मैं आज के टास्क में आपको डायमेंशंस का पूरा, यूनिट का और डायमेंशंस दोनों का टॉपिक का आपको लिस्ट देता हूं। आपको फॉर्मूला भी याद करना है और डायमेंशंस भी, फॉर्मूला याद करना है और डायमेंशंस खुद से निकालना है, ताकि आपको जब एग्जाम में जाओ तो डायमेंशंस आप खुद निकाल के चेक कर लो। हाँ मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।